गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स की टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है ग्रुप 7 G7 के बारे में जनरली आप लोग सुने होंगे। पहले इसी ग्रुप को हम लोग G8 के नाम से भी जानते थे। 2014 तक ये जो ग्रुप था वो आपको G8 के नाम से जाना जाता था, जब इसमें रसिया इंक्लूड था। इस ग्रुप को बनाने के पीछे मकसद क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और इसका राजनीतिक साथ ही साथ कूटनीतिक जो चीज़ें हैं, क्या आर्थिक व्यवस्था पर इसका असर है और G7 का आज के परिप्रेक्ष्य में आज के समय में कितना महत्व है, क्या इस ग्रुप का अस्तित्व बनता है उस समय जब हमारे पास G20 जैसे संगठन हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट भी आए हैं इसको लेकर। तो आज हमारा जो विषय है करंट अफेयर्स का वो G7 है। G7 के हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1970 में क्राइसिस, जब तेल क्राइसिस चल रहा था उस समय, और ये वो पीरियड था जब कोल्ड वार का पीरियड था, शीत युद्ध भी चल रहा था। शीत युद्ध वो पीरियड था जिसमें एक पोल मीन्स रसिया और जिसको यूएसएसआर भी बोलते हैं, और सेकेंड पोल आपको मूल रूप से यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका था। कैपिटलिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा रसिया यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था और पूंजीवादी विचारधारा को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। उसी क्रम में फ्रांस में एक बैठक होती है 1973 में, और इस बैठक में आपको कुछ चुनिंदा देशों को इनवाइट किया जाता है जो कि पूंजीपति वर्ग थे, जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के देश थे। उन देशों ने मिलकर मूल रूप से आपको G6 ग्रुप का निर्माण किया। बाद में 1975 में इसकी घोषणा की गई, मीन्स 23 मार्च 1975 में G6 की घोषणा की गई, और एक साल बाद 1976 में कनाडा एक मेंबर कंट्री है जिसको इंक्लूड किया गया। तो उस तरह से ये ग्रुप बन गया आपको G7। देन 2017 में इसमें मूल रूप से बहुत सारे समस्याओं पर डिस्कस किया गया, और उसी क्रम में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बातें रखी गई। वो जो समस्याएं थी अगर उस पर हम चर्चा करें, चूँकि रसिया को इसमें इंक्लूड किया गया आपको मूल रूप से 1997 में। रसिया वो कंट्री था जो एक सारे ग्रुप से मीन्स G7 के सारे ग्रुप से बिल्कुल अलग था, ये साम्यवादी देश था। लेकिन रसिया को लेना एक बहुत बड़ी समस्या थी इनके लिए, क्योंकि वैचारिक मतभेद थे, साथ ही साथ वो सारी चीज़ें जो चाइना के खिलाफ जाते थे रसिया उसको बैलेंस करता था। तो G7 का G8 में कन्वर्ट होना एक कहा जा सकता है कि विश्व शक्ति में बैलेंस के लिए किया गया था। जैसे कि नाटो 1945 में नाटो की जो स्थापना की गई थी, शायद फ्रांस ने भी वही सोचा होगा कि नाटो जो बैलेंस नहीं कर पाया कोल्ड वार में, वो बैलेंस हम रसिया को लेकर कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये बाद में देखने को मिला 2014 में क्रीमिया समस्या, जब यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, उस पर रूस ने अधिकार कर लिया और पूरे दस्तावेज के साथ उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस आधार पर रूस को इन्होंने इस ग्रुप से बाहर कर दिया। तो जो G8 था रसिया के इंक्लूड होने से, वही फिर G7 कन्वर्ट हो गया। इसकी हाल जो बैठक हुई है 11 से 13 जून में इसकी बैठक हुई है 2021 में। आपको यूके जगह है कॉर्नवाल में इसकी बैठक हुई। मूल रूप से अगर इसकी चर्चा करें, इस बैठक की चर्चा करें, तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअल मीटिंग में इनवाइट थे, और इन्होंने 3 सेशन को संबोधित किया था, जिसमें एक फेमस वन अर्थ और वन हेल्थ का उनका स्टेटमेंट भी था। मीन्स पूरी पृथ्वी पर सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और वैक्सीनेशन की सारी सुविधाएं विकसित देशों में जो विकसित की गई हैं उनका पेटेंट नहीं करवाया जाए। ये बात इन्होंने खुलकर यहाँ की थी। मतलब उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं,
जिनके पास आज वैक्सीनेशन की सुविधा है और दूसरे देश से गरीब देशों को ये सप्लाई कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कम से कम वैक्सीनेशन को पेटेंट नहीं करवाया जाए। मीन्स कोई भी देश अपने आर्थिक लाभ के लिए उसको सिर्फ अपना बना के नहीं रख ले। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट था वो था चाइना। वुहान जो लेबोरेटरी से कोरोना का उत्पत्ति हुआ उसकी जांच को लेकर आज भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। तो मेंबर कंट्री ने स्पष्ट किया, जो G7 मेंबर कंट्री है उन्होंने बोला कि हमें एक रिवाइज जांच चाहिए और स्पष्ट जांच चाहिए। मीन्स उन्होंने WHO को बोला कि आप एक रिवाइज जांच कीजिए और जिसमें हमारे मेंबर कंट्री भी शामिल होंगे। ये एक बड़ी समस्या है। चाइना इसका विरोध किया और चाइना ने अपने देश में वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में या मीडिया में बहुत सारे कार्टून जो कि यहाँ के नेताओं को G7 के नेताओं को बना के दिखाया गया और उस चाइना ने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया और बोला कि आज के विश्व में चाहे कोई भी छोटा देश हो चाहे कोई भी बड़ा देश हो, वो अब इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकता या किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकता। मीन्स कहने का अर्थ है कि G7 का जो निर्माण है वो मूल रूप से अब अगेंस्ट चाइना चला गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो चूंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसने कोरोना को स्प्रेड किया, बाइडेन के आने से अमेरिका में सत्ता की परिवर्तन, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति थी वो एक तरह से कहा जा सकता है कि अकेले ही वो चाइना को डील कर रहे थे। बाइडेन की जो नीति है उन्होंने उस नीति में परिवर्तन किया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ये चाइना को घेरने के लिए उन्होंने यूज किया एक तरह से। अगर हम देखें, जापान एकमात्र देश है जो एशिया का कंट्री है और वो G7 का मेंबर है। उसी तरह से अगर नॉर्थ अमेरिका के दो देश बात करें, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो देश हैं जो आपको G7 के मेंबर हैं। और अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूके, ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 मेंबर कंट्री हैं जो यूरोप से आते हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक तरह से कहा जा सकता है कि हर बैठक में इसका हिस्सा होता है, हर बैठक में जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस बैठक में चाइना को अगर घेरना था तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ही क्यों? सवाल ये भी है कि क्या इसका एक सफल या एक फ्यूचर हो सकता है G7 का? क्या G7 G11 में कन्वर्ट होने जा रहा है? तो फिर G20 का क्या भविष्य हो सकता है? ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से अगर समझा जाए तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि G7 जो है कोई इकोनॉमिकल फोरम नहीं है, ये कोई आर्थिक सहयोग संगठन नहीं है, यहाँ विश्व व्यापार जैसी चीजें नहीं होती हैं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल, इसका जो मकसद है वो है पॉलिटिकल। मीन्स नाटो जैसा एक संगठन जिसको हम अब नहीं कर सकते, लेकिन नाटो जैसे ही वह सारी क्रियाएं हैं जो मूल रूप से अपने दुश्मन देशों को घेरने और कमजोर करने की स्थिति को क्रिएट करना है। G7 से रसिया का जाना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि रसिया जो है सोशलिस्ट कंट्री है और चाइना के साथ उसका टिल्ट या चाइना के साथ उसका रिलेशनशिप कभी बिगड़ा नहीं है। तो इस तरह से आज हम कह सकते हैं कि G7 का फॉर्मेशन और उसमें अगर इंडिया और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया आता है तो सीधी सी बात है कि इस फॉर्मेशन से विश्व में कोल्ड वार की एक नई स्थिति को हम जन्म देंगे, जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से ये कह सकते हैं। तो बिल्कुल रसिया के इससे बाहर जाने से जो आज की व्यवस्था बनेगी वो एक कोल्ड वार की स्थिति को क्रिएट करेगा। रसिया ऑब्वियस जब इस ग्रुप से बाहर होगा तो चाइना के साथ उसकी दोस्ती बढ़ेगी और ये अगेंस्ट होगा विश्व इकोनॉमी के या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। अगर इस चीज़ को ऐसे समझा जाए, G20 के कंट्रीब्यूशन को अगर समझा जाए आज के समय में, तो G20 टोटल जीडीपी का, वर्ल्ड जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 80% कंट्रीब्यूट करता है। G20 की हम बात कर रहे हैं। और इसी को अगर समझा जाए कि ये टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन का ये 60% है G20। G7 की अगर हम बात करते हैं तो G7 जीडीपी का 40% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में और वर्ल्ड पॉपुलेशन का ओनली 10% है। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अगर इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया अगर इसमें शामिल नहीं है, तो सीधी सी बात है कि बैलेंस जो है अभी भारत की तरफ है। मीन्स कहीं ना कहीं हम भारत के पक्ष में एक नया क्रिएशन कर सकते हैं।
हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कठपुतली बन के रह जाएंगे अगर हम G7 का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हमारा जो परम मित्र है रसिया वो इसमें से निकला हुआ है। साथ ही साथ चाइना के साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बिल्कुल फेमस स्टेटमेंट है कि नो वन कंट्री इज परमानेंट योर एनिमी, मीन्स कोई भी देश जो होता है किसी देश का अस्थाई दुश्मन नहीं हो सकता है। ना तो कोई परमानेंट दोस्त है आपका, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो उस कथन को अगर स्पष्ट करें तो चाइना के साथ हो सकता है कि अभी हमारे रिश्ते बुरे हो, लेकिन भविष्य में हम उसको अच्छा कर सकते हैं और ये हमारे इकोनॉमिक्स पॉलिटी के लिए बहुत सही माना जाएगा। आर्थिक व्यवस्था को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के ही कथन को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। मीन्स हम अपने आसपास के देशों को नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जमीन खरीद के दूसरे देश को बसा सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व का वर्ल्ड पॉपुलेशन में सेकेंड लार्जेस्ट है और एरिया वाइज अगर बात करें तो 7th लार्जेस्ट है। तो उस कंडीशन में हमें एक अस्थाई पॉलिसी जो हमारे पक्ष में हो। तो G7 जो है अपने आप में एक जियो पॉलिटिक्स का गढ़ बन गया है। G7 एक तरह से कहा जा सकता है कि रसिया को हटाना, बिल्कुल ये कहना कि रसिया गलत काम किया सही था, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है कि नहीं भाई अब रसिया को लाया जाए, इसमें 14 में जो देश चला गया अब कम से कम 21 में तो उसको वापस लाना चाहिए, अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है और भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। लेकिन अगर इतने लॉन्ग टर्म तक आप एक दूसरे मेंबर कंट्री जो कि G7 के हैं जैसे ब्रिटेन खुलकर इसका विरोध करता है कि हम कभी भी इसको शामिल नहीं करेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं विश्व शांति को डिस्टर्ब करके रखेगा। G7 जो है आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकसित देशों का एक ग्रुप है। तो एक फंडामेंटल चीज जाता है कि भारत क्यों, जब भारत एक विकसित देश नहीं है, हर सुविधाओं की अगर बात करें तो अमेरिका बोलता है कि भाई हम आपको न्यूक्लियर सप्लायर देश नहीं मानते हैं। अगर आज बहुत सारी सुविधाएं देने की बात है, टेक्नोलॉजी देने की बात है, तो अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता है क्योंकि आप विकसित देश हैं। लेकिन जब आपको बोल रहा है कि आप मेरे साथ आइए, आप विकसित देश हैं क्योंकि आप G7 के मेंबर बन सकते हैं, तो ये सीधा सा सोचने वाली बात है हमारे नेताओं को या हमारे कूटनीतिज्ञों को। उसका कारण ये है क्योंकि वो सीधा आपका यूज करना चाहता है अगेंस्ट चाइना। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आप इस ग्रुप के मेंबर कंट्री बनिए, लेकिन उसका आप यूज हो या उस तरह से प्रयोग किया जाए जो अगेंस्ट किसी देश के लिए हो, और वो भी रसिया। चूंकि रसिया इसमें है नहीं, रसिया एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा प्रोटेक्ट किया आपको। आपका एकमात्र फंडामेंटल कंट्री है जो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, वो है फ्रांस। फ्रांस के अलावा G7 में ऐसा कोई देश नहीं है जो आपके हित को साधेगा। रसिया निकल चुका है तो विश्व बैलेंस जो है ऐसे ही गड़बड़ है। विश्व बैलेंस जो है, अगर पावर की बात करें तो आज भी अगर सिस्टमैटिक तरीके से हम बात करें, काउंटिंग की बात करें, तो रूस जो है विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसके पास आज भी परमाणु बमों की संख्या सब सर्वाधिक है। तो अगर उस तरह का बैलेंस की बात करें जो कोल्ड वार की स्थिति थी, तो आज भी रूस कमजोर नहीं है, तो वो बैलेंस को बिगाड़ सकता है। तो विश्व शांति में भारत एक न्यूट्रल देश है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। हमने कोल्ड वार में ना तो रूस को सपोर्ट किया था, ना अमेरिका को सपोर्ट किया था। सेम स्थिति यहां पर भी है। जहां अमेरिका के गुट खड़े हैं, जहां अमेरिकन गुट आज मजबूती से खड़े हैं एक देश को घेरने के लिए, तो हमारी भूमिका अहम हो जाती है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि विश्व शांति के रूप में हम जहां खड़े होंगे वो भविष्य और इतिहास के रूप में हमको जज किया जाएगा। तो यहाँ रूस नहीं है, चाइना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, तो चाइना के साथ हमारा अनबन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम लोग युद्ध के लिए भी जा सकते हैं, तो उस समय हमको लगेगा कि G7, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौतावादी नीति तो चाहिए भविष्य की शांति के लिए। तो क्या चाइना के साथ एक ऐसी नीति को ये फॉलो करेंगे कि G7 के साथ जाकर हम चाइना को घेरेंगे, या तो हम अपनी सामरिक शक्ति को इतना मजबूत कर लें कि चाइना हमारे तरफ आने का कोशिश भी ना करे या हिम्मत तक ना करे। गलवान उसका उदाहरण है। तो हम खुद टैकल कर सकते हैं। गलवान घाटी में भारत के साथ कोई देश सपोर्ट में नहीं था। गलवान घाटी की समस्या इंडिया ने खुद, या ढोकलाम की समस्या भारत ने
खुद हल किया है। ये दिखाता है कि अब 1962 की कहानी बदल चुकी है। तो G7 एक वेपन्स के रूप में भारत को यूज करे या दूसरे देशों को घेरने का प्रयास करे, ये गलत चीज है। खैर, G7 ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंजेस की बात कर ले। क्लाइमेट चेंजेस पर G7 ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन समस्या वही आगे फंस जाती है। अब अगर इंडिया को इसमें से निकाल दिया जाए तो आज भी G7 विश्व के प्रदूषण का 25% करता है। विश्व प्रदूषण का लगभग 25% जो है, तो आज भी वर्ल्ड पॉल्यूशन की, प्रदूषण की अगर बात करें तो G7 जो है 25% पार्टिसिपेट करता है या योगदान देता है। इसके बाद भी जब हम बात करते हैं कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ था, तो उसमें यह समझौता हुआ था कि विश्व के सारे विकसित देश गरीब देशों को अपना वो सारे यंत्र देंगे, वो सारे चीज़ें सप्लाई करेंगे जिससे कि CO2 का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दूसरे देशों में कम हो। आज की स्थिति की अगर बात करें तो अकेला अमेरिका जो है एक बड़े स्तर पर प्रदूषण लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाया है, और इस बात को खुलकर हर पेरिस अधिवेशन में जो पर्यावरण पर था उसमें खुलकर उसने अपनी दादागिरी दिखाई कि भाई हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम कार्बन जैसे चीज़ों को कट नहीं करने जा रहे हैं। कार्बन ट्रेडिंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं, बट उसके लिए हम खुद की इकोनॉमी को धक्का नहीं दे सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि भारत वैसा देश है जो हमेशा, इस बार की मीटिंग में, कॉर्नवाल की जो मीटिंग थी उसमें इटली ने बड़ी प्रशंसा की कि भारत ने इन क्षेत्रों में, सोलर प्लांट के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में इंडिया ने अच्छा काम किया है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। भारत हमेशा इस बात को सपोर्ट करता रहा है, तो क्या भारत वैसे देशों के साथ चला जाएगा G7 में जो कि पर्यावरण के लिए सक्रिय नहीं है, या उनका कंट्रीब्यूशन और लंबा होना चाहिए, आर्थिक रूप से लंबा होना चाहिए? बीमारियों के क्षेत्र में एक सिंपल एक उदाहरण मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। कोरोना काल में अगर हम डिस्कस करें, भारत ने जितने विदेशी देशों को या गरीब देशों को टीके दिए, क्या अमेरिका ने सप्लाई किए? बिल्कुल नहीं। क्या फ्रांस ने सप्लाई किए? बिल्कुल नहीं। क्या ब्रिटेन ने सप्लाई किए? नहीं। और अगर उन्होंने सप्लाई किया तो किन देशों को किया? वैसे देशों को जहां से उनको फायदा हो सकता था, जहां भविष्य में वो अपने हथियार दे सकते हैं, अपने सैनिक उतार सकते हैं और दूसरे देशों से या तो तेल या फिर लड़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही देशों, भारत ने जो भी सहायता दिया उसमें कहीं भी भविष्य के लिए ऐसा नहीं था कि वो लालच छिपा हुआ था। तो हमारी पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल अलग है। वसुधैव कुटुंबकम, G7 जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता है। सारा विश्व जो है एक घर है हमारा, ये हमारी फिलॉसफी कहती है। तो इस तरह से भारत को घेरना या भारत के साथ G7 में इंक्लूड कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है मेरी राय से। सेकेंड चीज को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, जिस तरह से रसिया को तोड़ा गया वो बहुत पुरानी घटना नहीं है। 1991 में जिस तरह से रसिया को तोड़ा गया और विश्व के अधिकतर देश जो अलग हो गए। अगर हम बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है, अगर हम अमेरिका के किसी समस्या को बोल रहे हैं कि वो इंटरनल मामला है, तो यूक्रेन के साथ रूसिया ने जो किया या USSR ने जो किया वो उसका इंटरनल मामला था। चूंकि यूक्रेन 1991 से पहले आपको मूल रूप से USSR का हिस्सा था। क्रीमिया युद्ध में जो चीजें हुआ, जो समझौता हुआ, वो उनका आपसी मामला था। इसमें G7 का कोई रोल नहीं बनता है, क्योंकि अब उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं रसिया का पावर जो है, व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो मूल रूप से इस चीज़ को लाना चाहते हैं कि रूस अब पहले जैसा रूस नहीं रहा जो समझौतावादी नीति को फॉलो करेगा। उग्रवादी नीति को रूस ने कभी दिखाया नहीं है अमेरिका के सामने। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 1991 में जो रूस को तोड़ा गया अमेरिका साजिश द्वारा, और सारे चीज़ें अगर विश्व इतिहास पर चर्चा किया जाए तो ओसामा बिन लादेन को क्रिएट करने वाला अमेरिका, वो फसल उसने बोया और फसल उसी ने काटी थी। मीन्स आपने बबूल का पेड़ बोया और बबूल आपको चुभे तो आपने उस पेड़ को काटा था। तो वो सारा विश्व देख रहा है। उस स्थिति में हम G7 पर विश्वास तो नहीं कर सकते हैं। G7 वैसे देश होते जो गरीब देश होते या विकासशील देश होते। इससे बेटर तो G20 मेंबर कंट्री है जो कहीं ना कहीं विश्व में एक ऐसा मैसेज तो दे पा रहे हैं कि हम पर्यावरण को लेकर या विश्व की अन्य समस्याओं को लेकर सक्रिय हैं। खैर, इससे जो सवाल पूछते हैं आपसे जनरली इकोनॉमिक्स टर्म से, G7 में कौन सा देश किस समय शामिल हुआ, एक सवाल आपसे बनता है। दूसरा, G8 में से कौन सा मेंबर कंट्री हटा कि G7 बना, दूसरा सवाल क्रिएट होता है। तीसरा सवाल, इसकी बैठक, हर साल इसकी बैठक होती है तो वो कहाँ हुई। ये हाई लेवल के एग्जामिनेशन में इसके घोषणा पत्र से सवाल उठाए जाते हैं कि कौन से घोषणा पत्र में ये बात की गई, या कार्बन ट्रेडिंग की या पर्यावरण
या वैक्सीनेशन की बात, वन अर्थ वन हेल्थ की बात रखी गई पीएम मोदी द्वारा, ये आपके लिए सवाल यहाँ बनते हैं। सेकेंड, 7 मेंबर कंट्री में कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष, जैसे बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो कुछ देशों के प्रधानमंत्री और कुछ देशों के राष्ट्रपति इसमें भाग लेते हैं, तो उस समय के तत्कालिक कौन थे जो इसमें भाग लिए, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के सवाल बनते हैं। अगर सब्जेक्टिव लेवल की बात करें तो ये एनालिसिस है, एक प्रो एनालिसिस होना चाहिए और बिल्कुल खुलकर एनालिसिस होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि G7 जो है एक ऐसा ग्रुप है जो मूल रूप से विकसित देशों का ग्रुप है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। विकसित देश वो है जो हर व्यवस्था में अपने को काफ़ी आगे ले जा चुके हैं, और उस व्यवस्था में विकासशील देशों का कोई भी रोल अभी तक विश्व व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। हमारा IMF के साथ जो रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो G7 इसी का दूसरा रूप है। मीन G7 और कुछ नहीं है। IMF की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए अगर उनको IMF नहीं कर पा रहा है तो G7 कर पा रहा है। आपके पास फंडिंग नहीं है, IMF के पास जाइए, IMF आपको फंडिंग नहीं कर रहा है, G7 आपकी फंडिंग कर रहा है एड्स के लिए, G7 आपकी फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकता है। तो जो काम IMF नहीं कर पा रहा है वो G7 कर रहा है। मीन्स दिखा रहा है कि जिस स्थापना हम ट्विन ब्रदर्स के रूप में किए थे IMF और वर्ल्ड बैंक, वो काम अब G7 कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर ही नहीं है, इकोनॉमिकल प्रेशर भी है कि आप मेरे ग्रुप में शामिल होइए और उसके साथ हम अपनी नीति को डील करेंगे। व्यवस्था अभी तक मिटी नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा और कैपिटलिस्ट विचारधारा आज भी सरवाइव कर रही है। उस विचारधारा में आज भी विश्व के देशों को, खासकर भारत जैसे देशों को, जिसने गुट निरपेक्ष नीति को लेकर आया, फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, अन्यथा इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पता चलेगा कि चाइना को घेरने के फिराक में हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को ही कहीं गिरवी रख के आ गए, जो कि 1994 में देखने को मिला। LPG पॉलिसी के रूप में भी हमने उसको अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। तो आज के क्लास में इतना ही, और भी नेक्स्ट क्लास में किसी और ग्रुप को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। फैक्ट को पढ़िए, न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि विश्व घटनाक्रम में G7 का क्या रोल है। ये सारी चीज़ों को देखिए। आज की क्लास में इतना है।